दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ 2019 जो 16 अगस्त 2020 को संपन्न हुई है, उसका व्याख्या सहित संपूर्ण हल। इसमें हम कुछ प्रश्नों का विश्लेषण भी करते चलेंगे ताकि आपको आंसर स्पष्ट हो जाए। एक चीज़ और दोस्तों कि इस प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न विवादित भी हैं, उनके बारे में हम बाद में स्पष्ट करेंगे। दोस्तों हमारे पास जो प्रश्न पत्र है ये डी सीरीज का है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2024 तक। 2024 ईस्वी तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये जो डेट है ये 30 नवंबर 2020 है पीआईबी की साइट पर। तो इसलिए ये उत्तर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है दोस्तों सही उत्तर है ए। इसमें जो क्रम है राजाओं का वो है, पहले स्थान पर महेंद्र वर्मन प्रथम हैं, दूसरे स्थान पर नरसिंह वर्मन प्रथम हैं, तीसरे पर जो हैं वो परमेश्वर वर्मन प्रथम हैं और चौथे स्थान पर आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, शासक और उनकी रानियों का सुमेलन करना है दोस्तों। तो शासक और उनकी रानियों का सुमेलन जो है ये प्रश्न संख्या 4 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए, चंद्रगुप्त की रानी का नाम है ये है कुमार देवी और समुद्रगुप्त की रानी का नाम है दत्ता देवी। तो ये जब आप दो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी है वो कुबेर नागा है और कुमार गुप्त प्रथम की रानी का नाम अनंत देवी है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों कि समाचार पत्र और उनके संस्थापकों से सुमेलन कराना है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक जो है ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसके जो संपादक या संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सर सैयद अहमद खान हैं। इसके अलावा अन्य जो विकल्प हैं आप जानते हैं, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था। न्यू इंडिया की संपादक श्रीमती एनी बेसेंट थीं। इसके अलावा संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित किया हुआ पत्र था। छठा प्रश्न है, अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सोनभद्र में अगरिया, बैगा, भुइया आदि जनजातियां निवास करती हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें, इसका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। जैसे इसमें आप या मुझे ये पता है फतवा-ए जहादरी जियाउद्दीन बरनी की रचना है। फतवा-ए जहादरी जब आप मिला लेते हैं उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी है और जो खाजाइन उल फतूह हैं उसकी रचना जो है अमीर खुसरो ने की थी। तो कुल मिलाकर इसमें जो सातवां प्रश्न है उसका ऑप्शन ए सही है। फतवा-ए जहादरी उसी प्रकार जियाउद्दीन बरनी का है और तारीख़े मुबारक शाही जो हैं वो आहिया बिन अहमद सरहिंद की रचना। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न आपको सुमेलन करना है दोस्तों। इसमें ब्रिटिश काल के कुछ आयोग हैं और उसके जो हैं कौन से उसके अध्यक्ष रहे थे, किसकी अध्यक्षता में वो आयोग गठित किया गया था। तो इसमें देखिए एंड्रयू फ्रेजर जो हैं इनका है पुलिस आयोग। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया गया था 1902 में। और ये देखिए एंटनी मैकडोनल जो हैं, एंटनी मैकडोनल ये अकाल आयोग से संबंधित हैं। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। कोलिन स्कॉट मानक्रीफ, ये मानक्रीफ जो हैं वो सिंचाई आयोग से संबंधित हैं। और रॉबर्टसन
ये जो हैं ये रेलवे आयोग से। तो इसका ऑप्शन ए इसका भी सही है। 9वां प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक को और कथन कारण दोनों दिया गया है, उसमें आपको सही करना है। तो कथन है दोस्तों, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति में श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो इसमें ए तो सही है, कथन जो है वो आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आर्य समाज जो था और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन दोनों संगठनों ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता, जैसे कि यूरोपियन जातियां जो श्वेत जातियां थीं, उनका ये मानना था कि वे शासन करने के लिए उत्पन्न हुई हैं और उनका मुख्य कार्य शासन करना है अश्वेत लोगों पर और उनको सभ्य बनाना है। तो श्वेत जाति की श्रेष्ठता के विश्वास को, जड़ों को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। तो 9 का जो क्वेश्चन संख्या 9 है उसका ऑप्शन ए सही ठहरता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो कौन सा कथन सही है? कथन एक है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। तो ये कथन तो सही है दोस्तों। और दूसरा है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। तो ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। तो इसमें केवल एक सही है, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे लेकिन बाद में महात्मा गांधी के पक्ष में हो गए थे। 11वां प्रश्न है दोस्तों, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो जो राज्य दिए गए हैं, पहले पे है सतारा, दूसरा झांसी, तीसरा बघाट और चौथा उदयपुर। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन जो है सी सही आंसर है। सबसे पहले सतारा, फिर उसके बाद बघाट, फिर उदयपुर और बाद में झांसी को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विलय किया गया था। 12वां प्रश्न है दोस्तों, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP कौन संगठन अनुमोदित करता है? तो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य के अनुमोदन जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति निर्धारित करती है। 13वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन कारण के रूप में है। तो कथन है दोस्तों, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। तो ये सही है। सूरजमुखी का जो तेल होता है वो ओमेगा 3 और असंतृप्त वसा के कारण अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल माना जाता है। कारण है इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः कितने थे? तो 14वां प्रश्न जो है आप ध्यान दीजिए। तो ये जो प्रश्न है मार्च में होने वाली जो परीक्षा थी, 22 मार्च को ये BEO आयोजित होने वाली थी, कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया था। तो ये जो करंट के क्वेश्चन हैं वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से रिलेटेड हैं और उसके बाद में चूँकि मौद्रिक नीतियाँ फिर से समायोजित की जा चुकी हैं, फिर भी वही पेपर है जो पुराना बना हुआ था, इसलिए ये डेटा दिसंबर का पूछ रहा है। तो दोस्तों जो 5 दिसंबर 2019 को नीति थी, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये देखिए ऑप्शन सी सही है। रेपो रेट उस समय 5.15% और रिवर्स रेपो रेट 4.9% थी। तो ऑप्शन सी है 14वां का सही उत्तर। 15वां प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर तलाशें। तो इसमें पहला है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, सही है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है कि इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी औद्योगिक नीति और प्रोन्नत विभाग द्वारा किया जाता है, ये सही नहीं है। तीसरा है कि भारतीय बैंक रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति के मापन हेतु किया जाता है। तो 15वां का जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 3 सही है, जबकि 2 इसका जो मापन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से संबंधित है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये नोएडा में स्थित है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष से ही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र में कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो आंसर बी सही है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। 18वां प्रश्न है जिला और लोकप्रिय उत्पाद। जिला और लोकप्रिय उत्पाद को सुमेलित करना है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है कन्नौज इत्र, ये सुमेलित है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, तो खुर्जा बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए है। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए। प्रतापगढ़ दोस्तों, प्रतापगढ़ अमरूद जेली जो दे रहा है इसके लिए नहीं है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद और जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रसिद्ध है, या ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान वन प्रोडक्ट जो यूपी की नीति है उसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। प्रतापगढ़ आंवला के उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग के लिए है, न कि अमरूद जेली के लिए। तो यही जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो दोस्तों ये सब जो जैव उर्वरक हैं राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, ये सब केवल बायो फर्टिलाइजर हैं, जबकि वैस्कुलर, अस्बुकुलर, माइकोराइजा ये फास्फेटिक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न दोस्तों। 20वां प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी उपनाम है इनका। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। तो जो 20वां प्रश्न है दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप सही से मिलान कर लेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं 21वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए है राजन साजन मिश्र, ये ध्रुपद टप्पा। बी है ताज बेगम ढुमरी टप्पा, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। लेकिन ये ताज बेगम जो है इसमें से संभावित है दोस्तों, एकदम क्लियर तो नहीं है। ताज बेगम जो हैं वो एक ध्रुपद गायिका हैं, जबकि ठुमरी टप्पा से इनका संबंध नहीं है। लेकिन ये आयोग के ऊपर निर्भर है इसका आंसर क्या मानता है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा टिपिकल भी है। स्वच्छ भारत मिशन, ये है प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न है कि स्वच्छ भारत जो पहला ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार के परिवर्तन पर केंद्रित है, एकदम सही है। स्वच्छ भारत मिशन जो है दोस्तों संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा कथन है कि अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो दूसरा कथन है ये बहुत सटीक बैठता है। तो इसमें 22वां का उत्तर सी माना जा सकता है, 1 और 2 दोनों सही हैं। 23वां प्रश्न है दोस्तों, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है कि ग्रीस ने कैटरीना सालेकारापोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, ये सही कथन है। और दूसरा है कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। तो पहला कथन तो एकदम क्लियर है दोस्तों कि सही है, कैटरीना साकेलारोपोलू देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति हैं ग्रीस में। लेकिन ये दूसरा कथन नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें केवल एक सही अभी हम मानते हैं, केवल एक सही है। और ये जो दूसरा कथन है ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है। 24वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों, झरिया जो कि झारखंड में है। ये ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नगर है।
25वां प्रश्न है, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, यह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। और दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो सही उत्तर का चयन आपको करना है दोस्तों। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केवल 2 सही है, क्योंकि ये काठमांडू नेपाल में नहीं, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ तादात्म्य स्थापित करना और खेती प्रणाली में सुधार करना था। 26वें प्रश्न पर आते हैं। 26वां प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। नगर हैं और उनसे संबंधित जो नदियां हैं उससे संबंधित है 26वां प्रश्न। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी सही है। सी उत्तर जो है इसका सही है। सी पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। किन्शासा जो है ये जैरे या कांगो नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक चाओ फ्राओ नदी के, और एसेंसियन जो है वो पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। इस क्रम से आप देखिए ऑप्शन सी सही ठहरता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन। उत्तर से दक्षिण क्रम है जो जापान के द्वीप हैं। पहले उत्तर, सबसे उत्तर में होकाइडो है, उसके बाद होन्शु, शिकोकू और सबसे दक्षिण में क्यूशू है। 28वां प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरा कथन कारण के रूप में है। तो कथन है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं। कारण है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो इसमें दोस्तों कथन जो है वो पूरी तरह से सही है। जो अधिकांश उष्ण मरुस्थल हैं वो 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश यानी विषुवत रेखा के 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका कारण भी सही है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। परियोजना और उनसे संबंधित नदियां कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं उकई परियोजना ये तापी पर स्थित है। उकई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। जैकवाड़ी परियोजना ये है मुथा नदी पर स्थित है। खड़कवासला ये जैकवाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा खड़कवासला जो है मुथा नदी पर स्थित है, खड़कवासला मुथा पर। और मयूराक्षी नदी पर स्थित है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब देखिए आयोग क्या मानता है, इसको सुमेलन करिए। तो डी का दूसरा सुमेलन कर देते हैं आम्बी नदी पर। तो इस दृष्टि से 30 का जो 29 है, क्वेश्चन संख्या 29, इसका विकल्प भी सही बैठता है। लेकिन इसमें जो मयूराक्षी है वो मयूराक्षी नदी पर है, आम्बी नदी दिखा रहा है। इसमें आयोग क्लियर करेगा। लेकिन ऐसे और 3 जो परियोजनाएं हैं उनका सही क्रम से मिलान करिए। तो उकाई का तापी, जैकवाड़ी का गोदावरी और खड़कवासला मुथा पे। तो इस हिसाब से विकल्प बी सही होता है। 30वां प्रश्न जो है वो दोस्तों सुमेलन करना है कोयला क्षेत्र का उसके अवस्थिति से। 30 जो प्रश्न है उसका कोयला क्षेत्र के उसके अवस्थिति से किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर है, सही उत्तर है ए। और एकदम सामने वाले माकुम जो है असम का कोयला क्षेत्र है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश का है, गिरिडीह झारखंड में और सुहागपुर मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न मैथ से संबंधित है दोस्तों। तो मैथ को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका उत्तर आपको बता देते हैं। 31वां प्रश्न जो है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 100 मीटर है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई।
किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 32वें प्रश्न का ऑप्शन डी 20% लाभ होता यदि वह मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो। 33वां प्रश्न है, यदि मूलधन पर 5% की दर से दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो तो मूलधन कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मूलधन होगा 8,000 रुपये। 34वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए, जीडीपी का 3.3%। ये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को इतने पर यानी जीडीपी के 3.3% पर सीमित करने का लक्ष्य रखा है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धाड़ी विकास लक्ष्य सूचकांक में 2019-20 में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो जो भारत का ये धाड़ी विकास सूची है उसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही है, गुजरात जो है वो शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। 36वां प्रश्न है, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है केयर, दूसरा है इक्रा और तीसरा है क्रिसिल। तो दोस्तों जो केयर है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, क्रिसिल 1987 में और इक्रा जो है 1991 में स्थापित किया गया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए 3-2-1 जो है आपका ये सही ऑप्शन है क्रम के अनुसार। 3 मतलब क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। ये जो दोस्तों केयर है आपका 1983 में सबसे पहले केयर है, उसके बाद क्रिसिल है 1987 में स्थापना हुई थी और 1991 में इक्रा की, तो सबसे लास्ट में इक्रा की स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए तो केयर, क्रिसिल और इक्रा, केयर, क्रिसिल और इक्रा 1-3-2 आपका ऑप्शन सही होता है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। तो इसमें जो क्रम है पैमाने की मितव्ययिता, तो दोस्तों इस इकोनॉमी के स्केल में मितव्ययिता आएगी, सही है। दूसरा है पूंजी तक आसान पहुंच होगी, ये भी सही है। तीसरा है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार होगा, क्योंकि एक ही बैंक जब कई बड़े क्षेत्रों में विस्तारित होगा तो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में इनका विस्तार होगा। और चौथा है विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो इसमें जो 37वां प्रश्न है दोस्तों इसके सभी 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं, शतसहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? तो ये है महाभारत का शतसहस्त्री संहिता यानी 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है महाभारत। अगला प्रश्न 39वां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए प्रश्न है 39वां प्रश्न, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत यानी चांदी के सिक्के कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया था। अगला प्रश्न जो 40वां प्रश्न है वो सुमेलन से संबंधित है। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन को सूची 2 से यानी मोक्ष प्राप्त करने के तरीके से आपको सुमेलित करना है। तो न्याय दर्शन जो है वो कुल मिलाकर तार्किक चिंतन पर बल देता है। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन यानी ए का चौथा सही है। इसके अलावा मीमांसा दर्शन जो है वो वैदिक अनुष्ठान पर बल देता है, बी का तीसरा, ए का चौथा और बी का तीसरा है दोस्तों। अब जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन ये वास्तविक ज्ञान के अभिग्रहण की बात करता है। इसके अलावा वेदांत दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है। तो ये 40वां का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? ये शेरशाह और हुमायूं के बीच 17 मई 1540 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 41वें का ऑप्शन बी, शेरशाह और हुमायूं।
42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये है ऑप्शन डी सही उत्तर है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 43वां प्रश्न है, गदर पार्टी से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शन डी सही उत्तर है, खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। और 44वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऊपर के दो देखिए, नील विद्रोह इसका काल है जो वर्ष है 1859-60 सही है। जयंतिया विद्रोह जो है 1860 से 63 है। जबकि ऑप्शन सी कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह, इन दोनों का जो कालक्रम है, कुकी विद्रोह 1917 से 1919 में और कुका विद्रोह 1859 से 60 में चला था। तो ये दो ऑप्शन विवादित ठहर रहे हैं। इसमें से आयोग कौन सा सही मानता है? इसमें ये दोनों ऑप्शन सी और डी कोई भी सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। इसको देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये कथन एनी बेसेंट का है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ये सही है, नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नत्रजन के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? ये है 47वां प्रश्न। तो दोस्तों 1 किलोग्राम में ऐसे मान के चलिए मोटा मोटा 46% यूरिया होती है। तो आप गणना करेंगे तो ऑप्शन बी सही आएगा, 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है 48वां जो प्रश्न है, ऊसर मिट्टी के संबंध में सही कथन क्या है? तो पहला है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। तो ऊसर मिट्टी का प्रयोग चूने का प्रयोग से नहीं दोस्तों, जिप्सम के प्रयोग से सुधारा जा सकता है। तो एक जो कथन एक है वो गलत है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इस मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, सही है। और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर 48 का सही उत्तर 2 और 3 होगा दोस्तों, 2 और 3 सही उत्तर है। 49वां प्रश्न देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों और निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो फॉर्च्यून इंडिया 2019 की लिस्ट है, इसमें 500 जो सूची थी उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी। 2018 की लिस्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड था, लेकिन ये आपसे 2019 पूछ रहा है, तो इसमें 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी थी। अगला प्रश्न 50वां है, यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान पर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 51वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। 52वां जो प्रश्न है, सूची 1 का मिलान 2 से करना है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी या इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय ये आपका मथुरा में है और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, ए का चौथा है और बी का पहला है। तो ये विकल्प सी है दोस्तों, ये 52वें प्रश्न का सही उत्तर है। 53वां प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ये सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, तो ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन देखते हैं, धान के उत्पादन में देश का इसका स्थान तीसरा है, तो ये गलत है। जो चौथा कथन है ये गलत है। धान के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है देश में, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो केवल 1, 2, 3 ऑप्शन बी इसका सही है। 54वां प्रश्न देखते हैं, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ऑप्शन ए सही है। संगीत का बाइबिल नाट्यशास्त्र को कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न। ये कथन और कारण है दोस्तों। कथन है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे बड़ा या सबसे खराब स्वरूप है, तो ये सही है। कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो दोस्तों कथन कारण दोनों सही हैं इसमें, और कथन जो है या कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का ये खराब स्वरूप है भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, और अस्पृश्यता जो है काफ़ी हद तक धार्मिक मान्यताओं पर भी आधारित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या भी करता है। 56वां प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, सही है। और कारण क्या दे रहे हैं? कारण है कि पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो ये 56 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये बी है। इसका कोई संबंध नहीं है कथन और कारण में, लेकिन दोनों ही कथन सही हैं। 57 जो है, 57 प्रश्न संख्या 57, ये प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ऑप्शन डी सही है, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है, जबकि ऊपर के 3 ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, द मेटकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इन 3 नवीनीकृत विरासत भवन हैं जिन्हें जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रश्न संख्या 58 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरा जिसे कि मिज़ल्स कहा जाता है, इसके सर्वाधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC, ये खसरे से सर्वाधिक प्रभावित था। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, नाइजर में भारत ने अपना पहला प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। प्रश्न संख्या 60 है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, मिशेल ओबामा को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है करंट अफेयर से पूछा था। ये ऑप्शन ए सही है, बीकमिंग के लिए मिशेल ओबामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसे कि GTC कहा जाता है, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में के अनुसार ये कौन सा संबंधित नहीं है? तो ए है स्विट्जरलैंड प्रथम, बी सिंगापुर तृतीय, सी भारत 72 और USA 4। तो ये दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये गलत है। USA पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ये सही है। तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, ये भी सही है। लेकिन USA जो है ये चौथे स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। 62वां प्रश्न है दोस्तों, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में आयोजित 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो पहला कथन है वह दुबई UAE में रहती है, और दूसरा है वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। सुचिता सतीश दुबई में रहती है और ये 13 वर्षीय बालिका हैं जो 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। 63वां प्रश्न है, सन 2020 में COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये है दोस्तों ग्लासगो। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है। यहाँ पर COP26 का आयोजन प्रस्तावित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ये देखिए 64वां, बांस एक दुर्लभ जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, जम्मू में आयोजित की गई थी 11-12 जनवरी 2020 के मध्य बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला। 65वां प्रश्न है, अजरबैजान की राजधानी बाकू जो प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है किस एक सागर के किनारे स्थित है?
तो बाकू जो है दोस्तों, बाकू ये कैस्पियन सागर, यानी ऑप्शन सी सही है उसका, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। अब आइए देखते हैं 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न, घास के मैदान और महाद्वीपों से सुमेलन कराना है। तो 66 का सही उत्तर है दोस्तों, 66 संख्या जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लानोज जो है वो दक्षिण अमेरिका के हैं। स्टेपीज यूरोप में पाए जाने वाले घास क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये देखिए प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका के हैं, और जो ये वेल्ड है ये अफ्रीका में। तो इस हिसाब से देखिए जो ऑप्शन इसका देखिए लानोज दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, लानोज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा स्टेपीज यूरोप में, और प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड जो है वो अफ्रीका में। तो डी का ऑप्शन 2, इसलिए 66 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। सूची 1 का सूचीदेव से सुमेलन करना है दोस्तों। 67वां प्रश्न है ये आपका, जनजातियों का उनसे संबंधित क्षेत्रों से। तो खिरगीज जो जनजाति है मध्य एशिया में पाई जाती है, ए का तीसरा सही है। बुशमैन ये कालाहारी में, बी का चौथा सही है। तो इस हिसाब से देखिए जो 67 नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन सी सही ठहरता है दोस्तों, सी सही है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है और बद्दू अरब में। ऐसे मिलान कर लीजिए, खिरगीज जो हैं वो मध्य एशिया में, खिरगीज मध्य एशिया की जनजाति है। इसके अलावा बुशमैन कालाहारी की, एनु जापान में और बद्दू अरब में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है 67 का सही उत्तर। 68 है दोस्तों, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी सही उत्तर है, नेवली तमिलनाडु। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र स्थित है। 69वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन बी है इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये गोदावरी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। ये नहर परियोजना और उनकी अवस्थिति को सुमेलन दर्शाना है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, जबकि ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना तमिलनाडु जो दे रहा है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है पहला कथन, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही कथन है। और दूसरा जैसे देखिए बी, भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, ये सही नहीं, राजस्थान चांदी का बृहत्तम है। भारत में आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही नहीं है। और उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये तीनों गलत कथन है। 71 का जो एक है ए ऑप्शन कि उड़ीसा क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 72वां, भारत का लौह अयस्क भंडार जो आयरन और रिजर्व है, ये किस शैल समूह से संबंधित है? तो भारत का लौह अयस्क भंडार ऑप्शन ए सही है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। सेलवा वनों की विशेषता, ये आपका 73वां प्रश्न है। सेलवा वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन सेलवा वनों की विशेषता है। 74वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी स्पेशल से भी संबंधित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, प्रयागराज में स्थित है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान भी है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। 76वां प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर केरल और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 77 है दोस्तों, ये मिलान कराना है। 77 आपको मिलान करना है
घटना से और उनके यौगिकों से। तो इसमें देखिए अम्ल वर्षा ये सल्फर के ऑक्साइड यानी ए का तीसरा हो गया। इसके अलावा प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण होता है, तो बी का चौथा हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और ओजोन परत का क्षरण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो डी का पहला हो गया, ए का तीसरा हो गया और बी का जो है चौथा हो गया। तो बी का चौथा ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है सुमेलन वाले में। प्रश्न संख्या 78 है दोस्तों, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवक और पौधों के मध्य माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। प्रश्न संख्या 79, विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये आपका दोस्तों सही कथन है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, ये भी सही कथन है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये सही कथन है। और डी ऑप्शन जो है विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, न कि जल में। तो इसका 79 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 80 है दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो तापमान है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो एक फार्मूला है C/5 बराबर F-32/9। इस फार्मूले पर आप सेट करके सही उत्तर निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए सही, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। प्रश्न संख्या आपका 81 है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 है। और ये देखिए शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 का है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका प्रश्न संख्या 81 में ऑप्शन डी सही उत्तर है। ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और ये देखिए अनुच्छेद 18 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है वो है अनुच्छेद 29। तो इस हिसाब से आप ये सीरीज जो है डी, इसको सही उत्तर ये है। 82वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो दोस्तों शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को, यानी विकल्प सी इसका सही है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इनके योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 83, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो ये है विषय है और भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के प्रति आदर सम्मान ये 51 ग में है। इसके अलावा प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 क 6 है दोस्तों, बी का चौथा हो गया। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास ये 51 क ज हो गया। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करना ये अनुच्छेद 50 है। तो इस हिसाब से 83 का सही ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन सही है। 84 प्रश्न संख्या 84 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पद प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा। तो ये सही उत्तर है। जो 84 संख्या प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 होगा। और 85 प्रश्न संख्या 85 है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से संबंध ये होगा ऑप्शन बी, बहू का संबंध होगा डी का ई से। और प्रश्न संख्या 86 देखते हैं, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो इसी कोड में इसको लिखा जाएगा। तो ये है सही उत्तर ऑप्शन डी, नवंबर लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है दोस्तों, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो
कौन सा तर्कवाक्य सही होगा? तो इसमें जो तर्कवाक्य सही होगा वो है ऑप्शन सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित श्रेणी में यक्ष का मान क्या होगा? तो ये है दोस्तों प्रश्न संख्या 88, इसका बी आंसर सही होगा, 13 इसका सही मान होगा। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था, उसका मुख्य विषय कौन सा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 14 से 16 जनवरी में 2020 को रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ था। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी रायसीना डायलॉग का प्रमुख विषय था। प्रश्न संख्या 90, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो ये है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 91 है, नीति आयोग द्वारा हाल में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो 91 का जो सही उत्तर है वो है केरल, ऑप्शन डी सही होगा। केरल सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? तो ये है ऑप्शन सी सही उत्तर है, मेडागास्कर। मेडागास्कर में भारतीय नेवी ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया था। और प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो ये है दोस्तों सऊदी अरब, ऑप्शन सी सही है। सऊदी अरब ने G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। अब आइए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। ये है ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार, इनका आपको सुमेलन करना है। तो ये देखिए, आपको अगर जो कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कुदनकुलम का ऑप्शन ए विकल्प 1 सही है, आणविक ऊर्जा। तो कुदनकुलम का अगर जो आप मिला लेते हैं सी का एक केवल एक ही है ऑप्शन डी में, ए का तीसरा हो जाएगा, चमेरा तापीय जलीय ऊर्जा है, ग्वाल पहाड़ी आपका सौर ऊर्जा है, और पतरातू जो है वो तापीय ऊर्जा है। तो सही सुमेलन हो गया। आप अगर जो कुडनकुलम को जान रहे होंगे, कुडनकुलम आणविक ऊर्जा के लिए है, तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन डी, और ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या जो अगला है 95, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये है ऑप्शन सी, सहारनपुर संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो जनसंख्या पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल के आधार पर देख लें तो पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनसंख्या के आधार पर दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 को कथन 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है, और कारण है देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये देखिए, प्रथम श्रेणी कोयले में जो प्रथम श्रेणी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार जो कोयले का कुल भंडार इससे अधिक है। तो ये गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, लेकिन कारण सही है। तो 97 का विकल्प डी है सही आंसर दोस्तों। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है, क्योंकि देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान और निकोबार में रहती है। ए का चौथा है। जब ए का आपने चौथा मिलान कर लिया तो आपको विकल्प बी सही मिल जाता है, यही सही आंसर है। तो ए का चौथा हो गया। कुकी मणिपुर की जनजाति है। इसके अलावा थारू जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, और गोंड जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। तो 98 का सही आंसर है विकल्प बी।
प्रश्न संख्या 99 है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। तो ये दूसरा कथन है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर हैं। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, केवल 2। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। प्रश्न संख्या 100 जो है ये दो संख्याओं का मसप और लसप 21 और 84 है। दो संख्याओं का अनुपात 1 और 4 का है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प बी, बड़ी संख्या होगी 84। अगला प्रश्न है देश के राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो ये है सही उत्तर विकल्प बी है, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। तमिलनाडु गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर था। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 100 बालिकाओं यानी 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये है दोस्तों सही उत्तर पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन डी सही है पश्चिम बंगाल। और 103 है अगला प्रश्न, शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहाने द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, और ए और बी दोनों। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहना जल की हानि निर्भर करता है वातावरण के तापमान और वातावरण की नमी दोनों पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसका है ऑप्शन डी, 104 प्रश्न जो है इसका ऑप्शन डी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, जबकि आयरन, मैग्नीज और कॉपर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए है यह लाल रंग का होता है, सही है। जो हिमवर्णक होता है लाल रंग का होता है, और यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, और चौथा है यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी है यह कुछ अम्लीय होता है, यह आपका सही कथन नहीं है, यह कुछ क्षारीय होता है और लाल रंग का होता है, सही है। फेफड़ों के से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है, ये हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c का मापन किसके लिए लाभदायक है। तो ये है डायबिटीज के लिए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। पहला है देश की रक्षा करना, दूसरा है आयकर अदा करना, तीसरा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, और चौथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें 1, 3 और 4 ऑप्शन जो हैं ये सभी मौलिक कर्तव्य के भाग हैं, जबकि आयकर अदा करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत निहित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 108 है दोस्तों, पंचायती राज पर गठित समितियों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप राव समिति 1985 में गठित हुई थी, LM सिंघवी समिति 1986 में, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और ये जो अशोक मेहता समिति है ये 1977 में गठित हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, BR मेहता समिति सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों अशोक मेहता समिति गठित हुई थी। तो ये जो ऑप्शन सी है इसका ये सही उत्तर है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी भाग 11। भाग 11 जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 110 है,
कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है और सी 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है, 73 कुर्सियां बनेंगी। अगला प्रश्न, सही विकल्प का प्रयोग करके खाली स्थान को भरना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, QRSU। इसका अगले स्थान पर जो खाली स्थान भरने के लिए वो सही कोड होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 27 आएगा प्रश्नवाचक स्थान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण पी ए सी का मान 50 डिग्री हो तो कोण पी डी बी कितने के बराबर होगा? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50 अंश के बराबर होगा। 116 प्रश्न संख्या 116, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। सभी आय समूहों पर समान रूप से नहीं लगाया जाता है, उन्हें प्रतिगामी कर कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर अप्रतिगामी या प्रतिगामी व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान रूप से नहीं लगाए जाते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, 117वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 74वां संशोधन था उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का 74वां संशोधन जो है उसमें जो आपका विकल्प है दोस्तों 1, 2 और 3 सही हैं। इसमें संविधान की एक नई अनुसूची जोड़ने का प्रबंध करता है, नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, सभी राज्यों में यह नहीं है। तो सभी राज्यों में, कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो इस हिसाब से दोस्तों 1 और 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3, 4 विकल्प सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूट 1 का कूट 2 से सुमेलन कराना है। तो ये है नोकरेक आपका मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और अगस्त मलाई आपका केरल में है। तो 118 का सही विकल्प जो हो जाएगा वो है सी, नोकरेक आपका मेघालय में है, मानस असम में है। मानस जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व, आप सभी पढ़ते हैं, असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और अगस्त मलाई ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2 कथन है। कथन ए का कारण से संबंध दिखाना है। कथन है कि भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये कथन जो है सही नहीं है क्योंकि भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। तो इसमें दोस्तों ए आपका गलत है लेकिन आर सही है। आर इसलिए सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है इसका आखिरी प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू 2 + 2/1/3 + 2 × 2/3 तो x³ - 6x² + 6x का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही है, इसका मान होगा 1। तो ये था जो बीईओ परीक्षा संपन्न हुई है 16 अगस्त 2020 को, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, उसका संपूर्ण व्याख्या युक्त हल। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो अत्यंत क्लियर नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं और इनका क्लेरिफिकेशन या स्पष्ट आयोग के ऊपर है कि वो किस उत्तर को सही मानता है। इसके अलावा काफ़ी खोजबीन से ये उत्तर सर्च किए गए हैं
जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ प्रश्न हो सकता हो गलत हों, अगर जो आपको सही उत्तर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिएगा, ताकि अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग परीक्षा दिए हैं, उनको सही मिलान में आसानी हो। तो आज का जो वीडियो था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इससे अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं और आपके कितने प्रश्न सही हैं इसका एक मोटा मोटा आकलन और अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।